हरे कृष्णा बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करते हैं अच्छे होंगे और खूब मन से पढ़ रहे होंगे। अच्छा बच्चों, अब ये समझना भाई, जो इससे पहले वाली क्लास कराई थी मैंने, उसमें आपको मैंने दुआब का मतलब बता दिया था और मैंने आपको ये बता दिया था कि अब हमें कैसे पढ़ना है, कैसे वैदिक पढ़ना है, कैसे बुद्ध काल पढ़ना है, कैसे फिर हमें उसके बाद मौर्य काल पढ़ना है, कैसे हमें उसके बाद मौर्योत्तर पढ़ना है, फिर कैसे गुप्त पढ़ना है, फिर गुप्तोत्तर पढ़ना है, फिर हमें पूर्व मध्य पढ़ना है, फिर मध्यकाल पढ़ना है। तो सीक्वेंस तो मेरे हिसाब से याद होनी शुरू हो गई होगी। धीरे धीरे मैं इनके आपको टाइम पीरियड भी याद कराना शुरू कर दूंगा। अच्छा, इसमें जो ऊपर टाइम पीरियड लिखा है उससे कंफ्यूज मत होना, उसे छोड़ देना, ठीक है। अभी समझते चलेंगे। ये मैंने मैप सिर्फ इसलिए लिया है कि मैं आपको आज क्लास अच्छे से क्लियर कर पाऊँ। अभी तक जो हमने पढ़ा था, हमें आज जो देखना है वो देखना है उत्तर वैदिक आर्यों का जो विस्तार था, यानी उत्तर वैदिक आर्य कहाँ से कहाँ तक बसे थे। पहले आज का टॉपिक समझ लो। आज जो हमें दिखा, मैं जो आज मुझे आपको पढ़ाना है वो पढ़ाना है उत्तर वैदिक काल का विस्तार। पहला पॉइंट देखो ध्यान से, पहले हम पढ़ेंगे उत्तर वैदिक काल का विस्तार। फिर सेकंड जो आज हमें पढ़ना है वो पढ़ना है कि उत्तर वैदिक काल में कौन कौन से बाद के वेद देखे गए। तो उत्तर वैदिक काल के बाद के वेद देखने हैं। फिर जो तीसरा पॉइंट है वो आज हमें ये देखना है कि इन वेदों के ब्राह्मण ग्रंथ कौन से थे, ब्राह्मण ग्रंथ ये कौन से थे। और फिर हमें ये देखना है कि जो ये चारों वेद हैं, ये चारों वेद थे, इन चारों वेदों का उच्चारण करने वालों को क्या क्या कहते थे। आज ये 4 टॉपिक कवर करने हैं, इन चारों से ही क्वेश्चन बनता है। तो सबसे पहले मैं ये वाला जो है ये हमारा कुछ फैक्चुअल पॉइंट है जिसे मैंने इस वाले वीडियो में डाल दिया, क्योंकि छोटा सा विस्तार है, विस्तार के बाद तो और भी तो कुछ करना चाहिए था, इसलिए इन वाली बातों को डाला। तो आज आप क्या क्या देखेंगे, उत्तर वैदिक काल के लोगों का विस्तार देखेंगे। सेकंड नंबर पे उत्तर वैदिक काल के अंदर कौन कौन से वेद देखे जाते हैं वो देखेंगे। तीसरे नंबर पे इनके ब्राह्मण ग्रंथ को देखेंगे और चौथे नंबर पे उच्चारण को देखेंगे कि इनका उच्चारण कौन कौन करते हैं। तो हम अपनी पहले क्लास पे आते हैं, पहले स्लाइड पे आते हैं। तो समझे, उत्तर वैदिक जो काल के लोग थे उनका विस्तार कहां से कहां तक था। तो बच्चों, उनका विस्तार जो था वो सरस्वती नदी से लेकर गंगा यमुना दोआब तक था। गंगा यमुना दोआब। अब आप लोगों में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो अभी चैनल से जुड़े होंगे तो उन्हें लग रहा होगा ये गंगा यमुना दोआब क्या है। तो बच्चों, इससे पहली ही वीडियो में मैंने अच्छे से क्लियर करा है दोआब का अर्थ क्या होता है। दोआब का अर्थ होता है दो नदियों के बीच का भूभाग, उसे बोलता है दोआब। यानी एक नदी इधर से बह रही है, स्लाइड ले लेते हैं, एक नदी ऐसे बह रही है और एक नदी ऐसे बह रही है, तो इनके बीच का जो भूभाग है उसको बोलते हैं दोआब। क्या बोलते हैं बच्चों? दोआब। दोबारा बता दिया मैंने, ठीक है। तो उत्तर वैदिक काल के जो लोग थे उनका विस्तार मैं आपको बताऊं, इससे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा ऋग वैदिक आर्यों का विस्तार कहां से कहां तक था, और ये मैंने आपको पढ़ा रखा है। तो ऋग वैदिक आर्यों का जो विस्तार था वो था सप्त सैंधव प्रदेश में। और यहीं से आपका एक क्वेश्चन बनता है, ये क्वेश्चन ये है, मैं दे रहा हूँ, आप लोग इससे पहले वाली वीडियो देखेंगे जब मैंने ऋग्वेद पढ़ाया था, यानी जो इससे पहले की वीडियो थी, जो उससे पहले की वीडियो है, उसमें मैंने बताया था ऋग्वैदिक आर्य, सॉरी उसमें नहीं, स्टार्टिंग में बताया था ऋग्वैदिक आर्य। तो ऋग्वैदिक आर्य का जो भौगोलिक विस्तार था वो था सप्त सैंधव प्रदेश में। सप्त सैंधव प्रदेश में क्या थी, 7 नदियों का जो क्षेत्र था उसको बोला था सप्त सैंधव प्रदेश। और वो सप्त सैंधव प्रदेश मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया था आपको, तो आपको पता होना चाहिए। तो क्वेश्चन ये है आपका कि सप्त सैंधव प्रदेश में कौन कौन सी नदियों का जिक्र था। तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे इसका आंसर, ठीक है। तो ऋग्वैदिक आर्य जो फैले थे वो फैले थे सप्त सैंधव प्रदेश में, ठीक है। और सप्त सैंधव प्रदेश में मैप में दिखा रहा हूँ, ये यहाँ तक का था सप्त सैंधव प्रदेश। और उत्तर वैदिक आर्य जो फैले हैं, मार्कर चेंज कर लेता हूं मैं, उत्तर वैदिक आर्य जो फैले हैं वो फैले हैं इस वाले भाग में, ये वाला भाग। तो इस वाले भाग के बारे में मैं आपसे चर्चा करता हूं अब, ठीक है। अच्छा यार, ध्यान, एक चीज ध्यान रखना, थोड़ा क्लास से हट के आज बात कर रहा हूं, मैं पढ़ाता हूं और आप पढ़ते रहते हैं, सही है भाई। मजा तब है जब मैं पढ़ाऊं और आप लोग उसके नोट्स बनाएं।
जो मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ आप लोग उसके नोट्स बनाएं, ठीक है। जितने भी चीजें मैं आपको करा रहा हूँ उसके नोट्स बना के पढ़े। अगर नोट्स बना के पढ़ेंगे तभी सिलेक्शन आएगा। ऐसा नहीं है कि बस हम लोग बस अभी थोड़ी सी वीडियो देख ली, फिर रोक दी, फिर देख ली, फिर रोक दी। मैं तो पहले ही कम वीडियो बनाता हूँ कम टाइम की, जिससे कि आप एक बार में उसे देख के नोट कर सके। और अब यकीन करना, अगर आप ढंग से नोट करके चलते हो भाई तो पक्का सिलेक्शन हो जाएगा। अब ये नहीं कि मैं यहाँ पढ़ा हूँ, कभी देखें कभी ना देखें, सीक्वेंस तोड़ के चलें। आपकी सीक्वेंस नहीं तोड़ी है मैंने, एक सीक्वेंस पकड़ रखी है तो उसी सीक्वेंस से चलता जा रहा हूँ। इसी प्रकार मैं पूरी हिस्ट्री पढ़ाता चला जाऊंगा आप लोगों को। तो कृपया करके बहुत अच्छे ढंग से नोट्स बनाते हुए पढ़ें। और हाँ, कई बार बच्चों कुछ चीज ऐसी हो जाती हैं, कई बार कुछ ऐसी हो जाती है कि जैसे आपको लगता है यार ये तो उस बुक में अलग लिखा था, ये उस बुक में अलग लिखा था। भाई बहुत सारे सोर्स हैं, इसलिए मैंने आपसे कहा कि जब मैं नोट्स बनाऊं तो उन्हें नोट्स बनाएं। जो चीज हमारी यहाँ से छूट जाएगी, जो चीज यहाँ से छूट जाएंगी वो हमारी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से हो जाएगी। तो मैंने आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी डिस्कस कर रहे हैं। तो हर क्वेश्चन, हर चैप्टर समझाने के बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करें, तो इसके बाद ही मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे डिस्कस करूंगा। ये थोड़ी सी बात मैंने हटके करी है, वो भी इसलिए कि जब आप पढ़ें तो यार मन लगा के नोट्स बनाते हुए पढ़ें। नोट्स बना के पढ़ोगे तो आपको ये अच्छा लगेगा, आपको चीजें समझ में आएंगी। और अदरवाइज ऐसे ही पढ़ते रहोगे तो कुछ फायदा नहीं है कि सुन लिया चलो बाद में फिर सुन लेंगे। पढ़ाई तो ऐसी होती है कि एक बार पढ़ लिया, उसका रिविजन कर लिया 3 से 4 बार, उसके बाद काम खत्म, है ना। तो आप लोग इस तरीके से पढ़ें कि जो पढ़ रहे हो उसका इतनी बार रिवीजन करो, इतनी बार रिवीजन करो कि वो बिल्कुल भी आपको भूला ना जाए। और खूब अच्छे ढंग से जैसे पेपर में बैठो तो आपको वहां पर ऑप्शन ना देखने पड़े, आप क्वेश्चन देखो तो आपको लगे भाई इसका आंसर तो ये होना चाहिए, उस आंसर को ढूंढो, आपकी वो आंसर कहाँ है उस पर टिक करो, आगे चले जाओ। तो ऐसे पढ़ो नोट्स बनाते हुए, टाइम को बर्बाद बिल्कुल मत करो। धीरे धीरे मैं ट्राई कर रहा हूँ, बहुत सारा काम होता है बच्चों, तो इसलिए जो 9 बजे वाली मैं क्लास बोल रहा हूँ उसका भी काम रह रहा है। वो काम होते साथ आपको डेली रात को 9 बजे या सुबह 9 बजे कुछ करंट की क्लास और कुछ ऑब्जेक्टिव क्लासेस भी मैं डालना शुरू करूंगा। लेकिन अभी फिलहाल के लिए जो हिस्ट्री पढ़ाई जा रही है आप इसको पढ़ो, ठीक है। तो अच्छे से नोट्स बना के पढ़ना। तो मैंने आपसे आज जो डिस्कस करना है वो करना है उत्तर वैदिक काल के जो लोग थे उनका विस्तार कहां से कहां तक था। इससे पहले ऋग्वैदिक काल का जब मैंने विस्तार पढ़ाया था तो होता सप्त सैंधव प्रदेश में, और उत्तर वैदिक काल के जो लोग थे जो इनका विस्तार है वो है ऊपरी दोआब में। कहाँ है? ऊपरी दोआब में। अब ऊपरी दोआब किसे कहते हैं? ऊपरी दोआब कहते हैं देहरादून से लेकर के प्रयागराज तक का जो भाग है, देहरादून से प्रयागराज तक का भाग, ये आप यहां से मान लो ये लेकर के ये वाला जो भाग है ना, ये है आपका ऊपरी दोआब। तो इस ऊपरी दोआब में कौन बसे थे? उत्तर वैदिक आर्यों का विस्तार ऊपरी दोआब तक हो गया था। तो विस्तार समझ में आया? लिख देता हूं फिर दोबारा मैं अब दिखाता हूं। उत्तर वैदिक आर्यों का विस्तार, इनका जो विस्तार था वो हुआ था ऊपरी दोआब में, ऊपरी दोआब में। अब जो ऊपरी दोआब था बच्चों, वो ऊपरी दोआब फैलता है आपका देहरादून से लेकर जहां पर प्रयागराज है आज, जिसे आप बोलते हो इलाहाबाद पहले बोलते थे। तो देहरादून से प्रयागराज तक का जो हमारा क्षेत्र कहलाता है वो कहलाता है ऊपरी दोआब। तो इसी ऊपरी दोआब में फैले थे उत्तर वैदिक लोग। तो उत्तर वैदिक लोग का जो विस्तार रहा वो रहा ऊपरी दोआब में। अब इस ऊपरी दोआब में अगर हम इधर की तरफ देखें, उत्तर की तरफ, तो यहाँ पर हमें राज्य मिलता है कुरु, और इसके नीचे देखें तो यहाँ मिलता है पांचाल। यानी कि उत्तर वैदिक काल में 2 राज्य बड़े प्रमुख थे, एक कुरु और एक पांचाल। उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ते गए तो जब इस काल का अंत हो रहा था, यानी 600 ईसा पूर्व के आसपास, अगर उत्तर वैदिक काल का विस्तार देखा था तो मैंने आपसे बताया था ये था 1000 से 600 ईसा पूर्व। एक स्लाइड ले लेता हूं, उस पर बताता हूं, ध्यान से समझे। उत्तर वैदिक काल का विस्तार दोबारा इसलिए बता दिया कि आपको याद हो जाए ढंग से। ये था 1000 से 600 ईसा पूर्व तक, है ना कि 1000 चला। तो स्टार्टिंग में तो ये कहां पर रहा? जो ऊपरी दोआब था उसके ऊपरी हिस्से में। धीरे धीरे सभ्यता का विस्तार होता गया। तो आते आते जब एंड आ गए, यहाँ तक आ गए, तो यहाँ तक आते आते जो उत्तर वैदिक काल के लोग थे वो 3 और राज्यों से परिचित हो गए थे, जिनमें कौन कौन सा था? एक था काशी, एक था कौशल,
और एक था आपका विधय माधव का राज्य, विधय माधव का राज्य। तो इन राज्यों से भी ये लोग परिचित हो चुके थे, लेकिन उत्तर वैदिक काल के अंत दौर तक। अब ये जो राज्य है ना, काशी, कौशल, विधय, माधव, जब मैं आपको मगध महाजनपद पढ़ाऊंगा इसके तुरंत बाद, उत्तर वैदिक काल के तुरंत बाद मगध महाजनपद यानी कि बौद्ध काल जो आएगा या महाजनपद काल जो आएगा, वहां पे मैं इन राज्यों का जिक्र करूंगा। अभी समझ के चलना, उत्तर वैदिक काल के आर्यों का जो विस्तार था वो ऊपरी द्वाब तक हुआ था, ऊपरी द्वाब तक उनका विस्तार था। और जैसे जैसे 600 ईसा पूर्व के अंत तक आते आते, है ना, अंत तक आते आते ये कुछ और राज्यों से परिचित हो चुके थे, यानी उत्तर वैदिक काल के लोग कुछ और राज्यों से परिचित हो चुके थे। वो कौन कौन सा था? काशी, कौशल, विधय, माधव, इन राज्यों से परिचित हो चुके थे। मतलब कि यहाँ पर यानी इस कालखंड में 1600 ईसा पूर्व के कालखंड में जो हमें राज्य दिखाई दिए वो दिखाई दिए कुरु, पांचाल, काशी, कौशल, विधय, माधव, ये राज्य हमें दिखाई दिए, यानी कि इनका विस्तार दिखाई दिया। तो ये था उत्तर वैदिक काल के अंदर विस्तार, जिसमें जो आर्य थे वो यहाँ तक फैल चुके थे। इस तरीके से आता है। अब एक बार मैप देखें, ये देखो, तो ये रहा कुरु राज्य, दिख रहा होगा, पक्की बात है। देखो कुरु, कुरु के नीचे था पांचाल, कुरु राज्य है, पांचाल राज्य, ये दोनों प्रमुख थे उत्तर वैदिक काल के। ये दो राज्य बहुत प्रमुख थे, कुरु और पांचाल राज्य। कौशल राज्य, काशी राज्य, विधय माधव, विधय माधव का राज्य, ये राज्य अंत तक आते आते यहाँ तक ये परिचित हुए थे, उत्तर वैदिक आर्य यहाँ तक परिचित हो चुके थे। समझ में आया? क्लियर हुआ? तो हमने इनका विस्तार देखा किसका? उत्तर वैदिक काल के आर्यों का। तो आप इसे राइट डाउन कर लेंगे, जो मैंने बताया है, जो मैंने बोला है, वीडियो को बीच बीच में रोक के इसे राइट डाउन कर लेना कि कहाँ से कहाँ तक था। तो ये लोग ऊपरी द्वाब तक फैले हुए थे, और इस ऊपरी द्वाब में जो राज्य थे वो थे कुरु, पांचाल प्रमुख थे, काशी, कौशल और विधय माधव का राज्य ये बाद में एंड में आते आते यहाँ तक परिचित हो चुके थे। यानी कि ये वाले राज्य इस क्षेत्र में फैले हुए थे, और यही था उत्तर वैदिक काल का विस्तार। उत्तर वैदिक काल यहाँ से लेकर यानी सरस्वती नदी से लेकर ऊपरी द्वाब तक इसका विस्तार था। किसका? उत्तर वैदिक काल का। स्टार्टिंग में राज्य थे कुरु, पांचाल, और एंड में जो राज्य दिखाई दिए जब सभ्यता के एंड दौर चल रहा था 600 ईसा पूर्व के आसपास, उस समय 3 और राज्यों से परिचित हो गए, और भी राज्यों से परिचित हो गए होंगे, लेकिन मुख्य जो दिखाई दिए वो ये 5 राज्य थे। समझ में आया? तो क्लियर हो होगी बात। अब हमने आपको पहली चीज क्लियर करी यहाँ पर, उत्तर वैदिक काल का विस्तार। तो यहां तक था इनका विस्तार। अब हम ये देखते हैं कि उत्तर वैदिक काल में वेद कौन कौन से देखे गए। अगर हम वेद देखें उत्तर वैदिक काल के, तो देखो उत्तर वैदिक काल में जो वेद थे, वेद, उत्तर वैदिक काल के वेद, तो इसमें जो हमें वेद दिखाई देते हैं वो 3 वेद दिखाई देते हैं। इनके साथ ही ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, इनके बारे में भी जानकारी उत्तर वैदिक काल में होती है। ब्राह्मण, आरण्यक और आप लोगों का जो मैंने बताया था वो उपनिषद, इनके बारे में भी जानकारी उत्तर वैदिक काल में होती है। तो एक वेद, ऋग्वेद हमने पढ़ा ऋग्वैदिक समय पर, जो ऋग्वैदिक कहा उसके अंदर ऋग्वेद पढ़ा, और उत्तर वेद में हम 3 वेद को देखते हैं। वो 3 वेद कौन कौन से हैं? एक है यजुर्वेद, दिख रहा है सबको? एक है यजुर्वेद, देखो बच्चों दिख रहा है क्या यहाँ पर सही से? यजुर्वेद। उसके बाद हम देखते हैं इसमें सामवेद, क्या देखते हैं? सामवेद। उसके बाद हम इसके अंदर देखते हैं अथर्ववेद, क्या देखते हैं हम? अथर्व वेद। तो ये ध्यान रखेंगे, इन तीनों वेदों के बारे में जो जानकारी मिलती है वो उत्तर वैदिक काल से मिलती है, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो आपको दूसरा पॉइंट ये पता चला, मैंने कहा था उत्तर वैदिक काल का विस्तार, तो वो पता चला हमें कहाँ से था? सरस्वती नदी के ईस्ट से लेकर गंगा यमुना के दोआब तक, यहाँ पर वो फैले हुए थे। और इस समय में हमने कौन कौन से राज्य देखे? कुरु राज्य था इस समय का, पांचाल राज्य था इस समय का, और एंड समय में थे काशी, कौशल, विधय, माधव, ये एंड समय में थे। यानी कि आज जो उत्तर वैदिक आर्य के लोग थे वो इन राज्यों से परिचित हो चुके थे, और यहाँ तक उनका विस्तार भी हो चुका था। जैसे आप सोचो कि आज आप मेरठ में रहते हैं,
तो मेरठ की जानकारी। धीरे धीरे सभ्यता धीरे धीरे जैसे विस्तार होगा, आप लोग दिल्ली तक जा चले जाओगे तो दिल्ली तक की जानकारी, धीरे धीरे और आप मथुरा तक चले जाओगे तो मथुरा तक की जानकारी हो जाएगी। जैसे जैसे बढ़ते जाओगे वैसे वैसे वहां की जानकारी होती चली जाएगी, और वहां पे जो लोग रह रहे थे, जो राज्य स्थापित हो रहे थे, उनके बारे में भी आप लोग जानते चले जाओगे। तो इसी प्रकार उत्तर वैदिक काल का जो विस्तार रहा, यानी उत्तर वैदिक काल के जो आर्य लोग रहे, वो कहां से कहां तक चलते चले गए, सरस्वती नदी से आगे की तरफ बढ़ते गए और प्रयागराज तक आ गए। उन्हें वहां तक के भाग से वो परिचित हो चुके थे। ठीक है, वहां तक के भाग से वो परिचित हो चुके थे। और इन भाग में जो जो राज्य उन्हें दिखाई दिए वो थे कुरु, पांचाल, काशी, कौशल, विंध्य, माधव, ये राज्य से वो परिचित हो चुके थे। ये समझाया मैंने आपको भाग। ठीक है, अब आगे समझो, ये वाला पूरा हो गया पाठ। उसके बाद उत्तर वैदिक काल के वेद, तो इसमें 3 वेद और साथ ही ब्राह्मण और उपनिषद और आरण्यक, इनका भी हमें ज्ञान होता है इसी काल के अंदर। तो जो वेद थे इसके अंदर, वो वेद कौन से बताया मैंने आप लोगों को, वो 3 वेद, एक था यजुर्वेद, एक सामवेद और एक अथर्ववेद। तो ऋग्वेद का जो हमने विस्तार देखा वो ऋग्वैदिक काल में, बाकी 3 वेद, इसलिए ने बोला उत्तर वैदिक काल, तो बाकी 3 वेदों का जो विस्तार हुआ वो यहाँ पर हुआ। जब मैं क्लास का एंड कराऊंगा, जब मैं इसका पूरा पाठ सारे पढ़ा दूंगा, तो एंड में बताऊंगा यहाँ पर क्या क्या चीजें थी, यहाँ पर क्या क्या, यहाँ पे क्या क्या चीजें थी। अभी फिलहाल इतना ध्यान रखना कि उत्तर वैदिक काल के अंदर जो वेद दिखाई दिए वो थे यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक, उसके साथ में फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट भौगोलिक विस्तार और सेकंड पार्ट में मैंने बता दिया कि इसके अंदर कौन कौन से वेद आते हैं, तो वो वेद देख लिए, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक, उसके बाद मैंने कहा ब्राह्मण ग्रंथ। अब ब्राह्मण ग्रंथ को समझना, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ब्राह्मण ग्रंथ। इस ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में समझना बच्चों, ब्राह्मण ग्रंथ क्या है, ब्राह्मण ग्रंथ क्या है, जो ये हमारे 4 वेद हैं, इन 4 वेदों की जो और सीधी और सरल भाषा में व्याख्या की गई है जिस चीज में, उसे वो कहते हैं ब्राह्मण ग्रंथ। यानी ब्राह्मण ग्रंथ का अर्थ है कि जो ये वेद थे, इन वेदों की सरल भाषा में व्याख्या, हर पॉइंट बताया है, हर पॉइंट बताया है। ब्राह्मण ग्रंथ का मतलब है कि ऐसे ग्रंथ लिखे गए जो 4 वेद थे, उनकी जो टिपिकल लैंग्वेज थी, उस लैंग्वेज को और सरल करा गया है, जिस ग्रंथ में उन्हें कहा गया ब्राह्मण ग्रंथ। तो हर वेद का एक ब्राह्मण ग्रंथ है। जैसे एग्जाम्पल देता हूं, हमारा पहला वेद था ऋग्वेद, बहुत ध्यान से समझना, ऋग्वेद। इस ऋग्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ था वो आपको मैंने पढ़ाया था ऐत्रेय और कौशितकी, है ना, अगर याद हो तो ऐत्रेय और कौशितकी। ठीक है, इस कौशितकी को संखायन भी कहते हैं, संखायन। समझो ध्यान से, क्या कहा, ऋग्वेद के ये ब्राह्मण ग्रंथ है। अभी मैं सबके लिखवाऊंगा एक साथ, अभी समझना, ये है वेद और ये उसके ब्राह्मण ग्रंथ। यानी वेदों की जो बातें सुस्पष्ट नहीं थी, जो समझ नहीं आ रही थी, उनको अच्छे से विस्तार कर दिया गया है इनके ग्रंथ में, और इस ग्रंथ का नाम है ऐत्रेय। यानी ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ में ऋग्वेद को और अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, कौशितकीय ब्राह्मण ग्रंथ में ऋग्वेद को और अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। सीधी सरल भाषा में एक्सप्लेनेशन जो किया गया वो किया गया ब्राह्मण ग्रंथों में। जो वेदों के अंदर टिपिकल लैंग्वेज थी, जो श्लोक थे, जो सूक्त थे, उनका और अच्छी भाषा में एक्सप्लेनेशन कर दिया गया। और इनका जो एक्सप्लेनेशन कर दिया गया हमें इसका वेदों का, वो किसमें किया गया, इन बातों में एक्सप्लेनेशन किया गया। समझ में आया, क्लियर हुआ? एक बार दोबारा बता रहा हूं, ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? ब्राह्मण ग्रंथ वो ग्रंथ हैं जिनके अंदर बहुत सरल भाषा लिखी हुई है, और वो सरल भाषा किसके बारे में बता रही है? वो सरल भाषा 4 वेदों के बारे में बता रही है। यानी कि ऋग्वेद के अंदर जो टिपिकल लैंग्वेज थी, उस टिपिकल लैंग्वेज का सरल भाषा में अनुवाद कर दिया, किसमें? ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ में और कौशितकीय ब्राह्मण ग्रंथ में। ऐसे यजुर्वेद में जो टिपिकल लैंग्वेज थी, उसका भी हमने एक्सप्लेनेशन कर दिया सरल भाषा में, तो उसका एक्सप्लेनेशन किया है शतपथ ब्राह्मण में। ठीक है, अभी सारा लिखवाऊंगा। इसी तरीके से सामवेद का पंचविश में और अथर्ववेद का गोपथ ब्राह्मण में। तो ब्राह्मण ग्रंथ वो थे जिन्होंने वेदों की भाषा को और सरल करके बताया है। क्लियर हुआ? ठीक से, बहुत बढ़िया। अब एक चीज और समझना,
जो ब्राह्मण ग्रंथ है इनकी रचना पद में हुई है। पद में बहुत आता है पेपर में कि ब्राह्मण ग्रंथों की रचना किस में हुई है, तो ब्राह्मण ग्रंथों की रचना हुई है पद में। पद का मतलब होता है बच्चों जब वाक्य अनुसार सिंपल भाषा में जब कोई हम बातें बोले उसे बोलते हैं पद भाषा, ठीक है। और एक होती है गद्य भाषा। पक्की बात है आप लोगों ने जब पढ़ाई स्टार्ट करी होगी तो 9th 10th क्लास में आती है गद्य संकलन और पद संकलन। पद संकलन में जो रहती है वो पैराग्राफ चीजें रहती है जो आपको सीधी सीधी समझ में आती रहती है, पैराग्राफ टाइप लिखा होता है। और जो गद्य संकलन होती है उस गद्य संकलन है ना, उस गद्य संकलन में क्या, सॉरी ये ना गद्य में है, पद में नहीं गद्य में, पद में नहीं गद्य में, मैंने पद लिख दिया गद्य में। गद्य संकलन, गद्य संकलन का मतलब होता है कि वाक्यनुमा लिखना, चीजों को सरल भाषा में लिख देना। और पद संकलन का मतलब होता है कविताओं में लिखना, छंद में लिखना, है ना, एक लय बनाते हुए लिखना, ठीक है। उस तरीके से उसको बोलते हैं हम पद। और जिसमें काव्य मतलब सॉरी जिसमें बिल्कुल सीधी सरल भाषा में लिखा है उसे बोलते हैं गद्य। तो दो बुक थी, एक गद्य संकलन और एक पद संकलन। गद्य संकलन में जो थी वो थी कहानी टाइप पढ़ते चले जाओ, जैसे निबंध लिख दिया किसी ने, इस तरीके से सरल भाषा। और पद संकलन में कविताएं होती थी जिसका हमें एक्सप्लेन खुद करना पड़ता था, हमारे टीचर उसका अनुवाद कराते थे। तो पद संकलन में कविताएं होती हैं जिसका हमें अर्थ निकालना पड़ता है। और गद्य संकलन में चीजें सीधी भाषा में लिखी होती है जो हमें आराम से समझ में आ जाती है। तो जो ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए वो लिखे गए गद्य में। किसमें लिखे गए बच्चों? गद्य में। पेपर में आएगा कि वेदों को जानने के जो ब्राह्मण ग्रंथ थे वो किस भाषा में लिखे गए, तो आप आंसर बताएंगे वो लिखे गए हमारे गद्य भाषा में, है ना। और गद्य भाषा का मतलब बिल्कुल सीधी भाषा में लिख देना, सरल भाषा में लिख देना जो आराम से समझ में आ जाए। तो जो ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद था, जो ऋग्वेद था इसका जो ऋग्वेद था वेद हमारा, इसका जो ब्राह्मण ग्रंथ था वो था ऐत्रेय। क्या था? ऐत्रेय। अब मैं एक बार सारे लिख रहा हूं यहाँ पे, फिर आप देखना। यहाँ पे लिख लेना आप वेद और यहाँ लिख लेना ब्राह्मण ग्रंथ। अब इस ब्राह्मण ग्रंथ का मतलब समझ में आया? ब्राह्मण ग्रंथ में जिसमें वेदों की सरल भाषा लिखी हुई है उसको कहा हमने ब्राह्मण ग्रंथ। और ये किस में लिखा हुआ है ब्राह्मण ग्रंथ? अभी मैंने बताया गद्य में। किस में लिखा है? गद्य में, ठीक है। अब आप इसे नोट करेंगे। वेद के अंदर पहले आता है ऋग्वेद। तो ऋग्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो है बच्चों ऐत्रेय और इसके साथ तक कौशिकी। इस कौशिकी को शंखायन भी कहते हैं। आपके सीधा पेपर में पूछेगा कि ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है, आप बताएंगे ऐत्रेय है। अब ब्राह्मण ग्रंथ किस में लिखे आप बताएंगे? गद्य में लिखे। मतलब क्या है कि भैया जो चीज यहाँ समझ में नहीं आई उसको सरल करके सीधी भाषा में यहाँ लिख दिया गया, ऐत्रेय ग्रंथ में और कौशिकी ग्रंथ में। उसके बाद बात आती है यजुर्वेद की। यजुर्वेद, अब यजुर्वेद में क्या क्या है? यजुर्वेद में शतपथ और तैत्रेय ब्राह्मण दिखते हैं। उनसे शतपथ और तैत्रेय ब्राह्मण दिखते हैं। तो यजुर्वेद की व्याख्या किस वाले ब्राह्मण ग्रंथ में करिए? शतपथ ब्राह्मण में और तैत्रेय ब्राह्मण में। समझ में आ रहा हो? यानी यहाँ पर इनको सरल करके लिख दिया गया। जो चीज यहाँ समझ में नहीं आ रही थी उन्हें बहुत अच्छे से बिल्कुल सीधी भाषा में समझा दिया गया है शतपथ और तैत्रेय में। इसी प्रकार हम देखते हैं सामवेद। सामवेद में जो एक्सप्लेन, सामवेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो है पंचविश और षड्विश। पंचविश और षड्विश। पंचविश को तांडे भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तांडे। पंचविश को तांडे भी कह देते हैं। तो पंचविश और षड्विश पेपर में आएगा। षड्विश किसका ब्राह्मण ग्रंथ है बताएंगे? सामवेद का। पेपर में आएगा तैत्रेय किसका ब्राह्मण ग्रंथ है आप बताएंगे? यजुर्वेद का। क्वेश्चन में आएगा कौशिकी किसका ब्राह्मण ग्रंथ है आप बताएंगे? ऋग्वेद का। ऐसे ऐत्रेय ऋग्वेद का, शतपथ ऋग्वेद का, पंचविश ऋग्वेद का। तो ये सारे ब्राह्मण ग्रंथ किसके हैं? आपके इन वेदों के। उसके बाद लास्ट आता है अथर्ववेद। अथर्ववेद दिख रहा है सबको ठीक से? अथर्ववेद, अथर्ववेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो है गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ। गोपथ, तो गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ किसका है? अथर्ववेद का। ये चारों वेद हो गए और ये उनके ब्राह्मण ग्रंथ हो गए। ये ब्राह्मण ग्रंथ किसमें लिखे हुए हैं? ये ब्राह्मण ग्रंथ लिखे हुए हैं आपके गद्य भाषा में। गद्य भाषा का मतलब होता है बिल्कुल सरल करके चीजों को लिख देना। बस समझ, मैंने इसलिए पढ़ाया है आप लोगों को, जब मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराऊं तो समझ में आया यार क्या मतलब है। कोई भी चीज ऐसे नहीं कि दुआब बताया तो पहले दुआब का अर्थ बताया है,
सूक्त बताया तो सूक्त का अर्थ बताया। ब्राह्मण ग्रंथ बता रहा हूं तो ब्राह्मण का ग्रंथ का अर्थ बताया कि मतलब होता है गद्य भाषा में सीधी लैंग्वेज में लिख देना। और पद का मतलब होता है कि कविताओं के रूप में लिखना, छंदों के रूप में लिखना। वो कविताएं होती है, वो पद होती है। तो पद संकलन, गद्य संकलन में सीधी भाषा में सरल वाक्य होते हैं, और पद संकलन में कविताएं होती हैं। इसलिए ब्राह्मण ग्रंथ किसमें लिखे गए हैं? हमारे सरल भाषाओं में लिखे गए हैं। समझ में आ गया? ठीक है। उसके बाद जो बताना था, वेदों के उच्चारण करता। नेक्स्ट हमारा वेदों के उच्चारण करता। उच्चारण करता यानी कि किस वेद का उच्चारण, जिस वेद, जैसे ऋग्वेद का उच्चारण कौन करते थे? उच्चारण का मतलब है ऋग्वेद में जो बातें लिखी हुई थी उन बातों को पढ़ने वाले, उन बातों को बताने वाले कौन थे, कौन बताते थे, कौन बातों के बारे में एक्सप्लेन करते थे। तो हम सबसे पहले देखते हैं, इधर फिर लिखना वेद और इधर लिखना उच्चारण करता। उच्चारण करता। तो वेद जो था, वेद था पहले हमारा ऋग्वेद। तो ऋग्वेद के जो उच्चारण करता थे उसको कहा जाता था होत्र। आते हैं पेपर में क्वेश्चन सीधे सीधे। ठीक है। अच्छा बच्चों, यार मैं यहाँ पे ना अध्यात्म में नहीं जाता। अगर मैंने पहले कहा था, अगर मैं यहाँ अध्यात्म में जाऊंगा तो अध्यात्म तो बहुत ज्यादा है। ठीक है। तो अध्यात्म में नहीं जाते हैं हम लोग उसमें जाते हैं जो हमारी बुक में चीजें दी हुई हैं। तो बुक के हिसाब से देखना पड़ता है हम लोगों को, जो बुक में है उसके हिसाब से बताना, वही क्वेश्चन आएगा। अध्यात्म के लिए तो यार अलग से हमें चीजें देखनी पड़ती हैं, अलग से बहुत अलग ढंग से जाना पड़ता है कि यार आखिरकार भगवान ने जो ग्रंथ लिखे हैं उन ग्रंथों में क्या क्या चीज है, उसको समझने के लिए साधु संत का साथ चाहिए होता है। वही तो जो हमें बहुत अच्छे ऋषि मुनि होंगे वही अध्यात्म की बातें बता पाएंगे। तो हमें उतना पार्ट कवर करना है जो हमारे बुक में है, जो हमारे पेपर में आएगा। हमें तो पेपर पास करके एक नौकरी लेनी है। साथ ही साथ हमें थोड़ी इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि भाई हमें कम से कम कुछ तो ज्ञान हो। फिर भी मैं आपको सिर्फ उतना नहीं पढ़ाता कि सीधा बुक का पढ़ाता चला जाऊं, अलग से कुछ नॉलेज आपकी कवर करने की कोशिश करता हूं। तो आप लोग भी अध्यात्म में नहीं जाएंगे, जो बुक इस बातें हैं उनको हम देखेंगे। ठीक है। तो ऋग्वेद होत्र, यानी ऋग्वेद को उच्चारण करने वाले, ऋग्वेद में जो श्लोक थे, जो चीजें थी, उनका उच्चारण जो लोग करते थे उसको कहते थे होत्र कहते थे। क्या कहते थे? होत्र। इसी प्रकार यजुर्वेद, यजुर्वेद इसका उच्चारण करता जो था वो कहलाता अधर्व्यू। क्या कहलाता था? अधर्व्यू। यजुर्वेद का उच्चारण करने वाला अधर्व्यू। ये धा है, सही करके लिख दें क्या? अधर्व्यू, अधर्व्यू। इसी प्रकार सामवेद का उच्चारण करते जो थे, सामवेद का उच्चारण करते थे उद्गाता, उद्गाता। तो इन वेदों का उच्चारण करने वाले ये लोग थे। किसका? ऋग्वेद का, यजुर्वेद का, सामवेद का, है ना। और अथर्ववेद के लिए ब्रह्म शब्द का यूज कर लेते थे उद्गाता में, सॉरी उच्चारण करता में ब्रह्म शब्द का, है ना। तो इस तरीके से वह ऋग्वेद में होत्र, यजुर्वेद में अधर्व्यू और सामवेद में उद्गाता। तो आज जो हमें पढ़ना था वो पढ़ना था उत्तरवेद। देखो क्या पढ़ना था? उत्तर वैदिक काल का विस्तार। तो कहां से कहां तक हुआ? सरस्वती नदी से लेकर गंगा यमुना दोआब तक। ठीक है, यानी ऊपरी दोआब तक। ये विस्तार समझ में आया। उस विस्तार के दौरान हमें किन किन राज्यों के बारे में पता चला? कुरु और पांचाल तो बिल्कुल ऊपर में थे, तो स्टार्टिंग में पता चल गए। और बाकी धीरे धीरे जब विस्तार हुआ तो बाकी राज्यों का पता चला, काशी, कौशल, विंध्य। आगे धीरे धीरे जैसे विस्तार बढ़ता जाएगा फिर मैं अंग और आप लोगों को मगध, इनके बारे में जानकारी होती चली जाएगी। ठीक है, तो आगे जाते जाते ऐसे विस्तार होता जाएगा। तो ऊपरी दोआब तक हम पढ़ेंगे किसको? उत्तर वैदिक काल का विस्तार। फिर विस्तार की बात का उत्तर वैदिक काल के वेद। तो वेद कितने थे? इसमें 4 वेद थे। सॉरी, उत्तर वैदिक काल में 3 वेद थे। एक था यजुर्वेद, एक था सामवेद, एक था अथर्ववेद। वो मैंने आपको क्लियर करा। ये मैंने आपको क्लियर करा। यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद का उच्चारण मतलब ऋग्वेद की बात ऋग्वैदिक काल में हुई थी। बाकी 3 वेद उत्तर वैदिक काल में देखे गए। ठीक है। फिर मैंने आपको बताया इसके साथ में ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ वो होते हैं जो गद्य भाषा में लिखे गए हैं और बिल्कुल सरल भाषा में लिखे गए हैं, जिनसे हम वेदों को और अच्छे से जान पाए, उनकी व्याख्या और अच्छे से कर पाए। तो हर वेद का अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ था। फिर मैंने आपको वो ब्राह्मण ग्रंथ बताया। तो ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से थे? ये रहे। ऋग्वेद का ऐत्रेय और कौशिकी, यजुर्वेद का शतपथ और तैत्तिरीय, सामवेद का पंचविश, षड्विश और अथर्ववेद का गोपथ। ये सारे बताए। उसके बाद आप लोगों को बताया उच्चारण करता। तो उच्चारण करता वेदों का जिसने उच्चारण करा उनके बाद बताया कि ऋग्वेद का उच्चारण करता होत्र कहलाया,
यजुर्वेद का अथर्ववेद कहलाया और सामवेद का उद्गाता कहलाया। ये थे इनके उच्चारण करता। तो आज जो हमने चीजें कवर करी हैं वो हमने कर लिया। एक तो इसका भौगोलिक विस्तार। अब जब हम चलेंगे उत्तर वैदिक काल में, वो हम देखेंगे इन लोगों के बारे में, इसके आर्थिक व्यवहार के बारे में, इनका आर्थिक जीवन कैसा था। अब इससे पहले जो मैंने पढ़ा रखा है उसको जरूर पढ़ेंगे। ऋग्वेद में आर्थिक जीवन कैसा था, ठीक है, और अब उत्तर वेद में आर्थिक जीवन कैसा हो जाएगा। तो इन चीजों को अब कवर करते चलेंगे। चलो तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, और जिसमें हम पढ़ेंगे उत्तर वैदिक काल का आर्थिक जीवन। ठीक है, हरे कृष्णा, धन्यवाद।